नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतेंदु युग की परिस्थितियाँ। इससे पहले हम इसको रीतिकाल से जोड़ते हुए समझने की कोशिश करते हैं कि भारतेंदु युग रीतिकाल से किस प्रकार भिन्न रहा था। रीतिकालीन काव्य सामान्य जनता से अछूता काव्य था, यानी ये काव्य सामान्य जनता के लिए नहीं लिखा जा रहा था। ये काव्य अपने राजाओं को प्रसन्न करने के लिए लिखा जाने वाला दरबारी काव्य था, जबकि जनता चाहती थी कि उनके जीवन में बदलाव लाया जाए। पूंजीपति जो उच्च वर्ग था, जिसके पास धन था, उनके लिए काव्य लिखा गया था, क्योंकि उनके पास भोग विलास के लिए सभी साधन थे। तो उन्होंने अपनी खुशी, अपने मनोरंजन के लिए कवियों द्वारा रचनाएं करवाई। श्रृंगार काव्य की रचना ये पूंजीपति दरबारी के लिए लिखा गया था, इसलिए वे श्रृंगार से भरपूर था। लेकिन अब समय बदल रहा था। सामान्य जनता इन सब के कारण परेशान थी। एक तो दरबारी शासक के शासन से परेशान थे, दूसरा पूंजीपतियों के द्वारा जो निम्न वर्ग और गरीब जनता पर अत्याचार किए जा रहे थे, उसके कारण समाज में आक्रोश था। तीसरा, जो श्रृंगारिक काव्यों की रचना की गई थी, वह भी लोगों को अच्छी नहीं लग रही थी। ये सब अच्छा तब लगता है जब पेट तृप्त हो, लेकिन आधुनिक काल तक पहुँचते पहुँचते रीतिकाल में आक्रोश का भाव स्पष्ट होने लगा था। जनता बदलाव चाहती थी, इसलिए साहित्य में भी परिवर्तन दिखाई दिया। इन सब चीज़ों से मुक्ति के लिए कवियों ने परिवर्तन अपने लेखों में किया। इसलिए आधुनिक काल का समय रीतिकाल से सर्वथा अलग था। चलिए बात करते हैं भारतेंदु युग की राजनीतिक परिस्थितियाँ। सन 1857 ईस्वी तक लगभग सारा भारत अंग्रेजों के अधीन था। इंग्लैंड में हुई औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप भारत के कच्चे माल का प्रयोग इंग्लैंड में उन्नत आधुनिक उपकरणों द्वारा माल उत्पादन में होता था तथा तैयार माल को अधिक कीमत पर इस देश में बेचा जाने लगा। इसी बदलती परिस्थिति के कारण भारत की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी। शोषण के कारण लोगों में आक्रोश उत्पन्न होने लगा। अंग्रेजी शासन से त्रस्त भारतीय जनता ने आवाज़ उठाई और इतिहास प्रसिद्ध सन 1857 ईस्वी का विद्रोह हुआ। इसके बाद महारानी विक्टोरिया का शासन स्थापित हो गया, क्योंकि उन्हें लगने लगा था कि इस प्रकार और आंदोलन चले तो अंग्रेजों के हाथ से भारत की सत्ता निकल जाएगी। रानी ने 1 नवंबर सन 1857 को घोषणा पत्र जारी किया। भारतीयों को आश्वासन दिलाया गया कि सरकार प्रजा की भलाई के लिए कार्य करेगी। रंग, जाति, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। सरकारी नौकरियों में शिक्षा व कार्य क्षमता के अनुसार ही भर्ती किया जाएगा। कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई में विश्वविद्यालयों की स्थापना भी की गई और अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार किया गया। सन 1861 में पंजाब, राजपूताना, आगरा और अवध में अकाल पड़ा और बहुत से लोग मारे गए। सन 1870 ईस्वी से जनता पर कई कर लगाए गए। सिविल सर्विस परीक्षा में उम्र घटाकर भारतीयों को परीक्षा से दूर रखने का षड्यंत्र रचा गया। सन 1878 ईस्वी वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के द्वारा भारतीय भाषाओं में प्रकाशित समाचार पत्रों की स्वतंत्रता पर पाबंदी लगा दी गई। इन सब कारणों से जनता में राष्ट्रीय चेतना के बीज अंकुरित होने लगे। सन 1880 ईस्वी से सन 1884 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण कार्य हुए। सन 1882 ईस्वी में प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया गया। प्राय सभी वायसरायों ने केवल उदारवादियों को छोड़कर भारतीय जनता के साथ दोहरी नीति बनाए रखी। ऊपरी तौर पर वे जनता की भलाई की बातें करते थे, लेकिन चाहते थे कि हर प्रकार से शोषण की नीति कायम रहे। अंग्रेजों की इस नीति के परिणाम स्वरूप जनता में चेतना जागी। परिणाम था सन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस के मंच से भारतीय जनता ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की।
तत्कालीन समय में भारत की सामाजिक स्थिति द्वेषपूर्ण थी। लोगों में जातिगत द्वेष बहुत अधिक बढ़ गया था। समुद्र यात्रा करना पाप समझा जाता था। समुद्र यात्रा करने पर व्यक्ति को समाज से बहिष्कार कर दिया जाता था। समाज दो वर्गों में विभक्त हो गया था। एक प्राचीन मान्यताओं का पुजारी था तो दूसरा नवीनता का। ब्रिटिश शासन साम्राज्यवाद एवं शोषण की नीति को बनाए रखने के लिए कूटनीति से काम मादक वस्तुओं का प्रचार करके तथा हिंदू मुसलमानों में विभेद की नीति अपनाकर वे अपना कार्य सिद्ध करना चाहते थे। तत्कालीन समाज में नारी की दयनीय अवस्था थी। पर्दा प्रथा के कारण उन्हें चार दीवारों में बंद रहना पड़ता था। लड़कियों की शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। समाज में बाल विवाह, वृद्ध विवाह, बहु विवाह की कुप्रथाएं फैली हुई थी। कम अवस्था में ही लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। दहेज प्रथा के कारण निर्धन व्यक्ति अपनी लड़कियों का विवाह वृद्ध पुरुष के साथ करने को विवश हो जाते थे, जिससे कम उम्र में ही विधवा बन जाती थी। कई स्त्रियां रखना लोगों के शान शौकत में शामिल हो गया था। इन कुरीतियों के खिलाफ समाज सुधारकों ने आंदोलन किया। सन 1872 ईस्वी के केशव चंद्र सेन के प्रयास से सरकार ने बाल विवाह एवं बहु विवाह पर प्रतिबंध लगाया। नरबलि समाज की एक अत्यंत पाशविक प्रथा थी। वंश वृद्धि तथा देवी देवताओं की उपासना के लिए नर बलि दी जाती थी। राजपूताना, बंगाल एवं दक्षिण भारत में सती प्रथा विशेष रूप से प्रचलित थी। राजा राम मोहन राय ने इस प्रथा को समाप्त करने का जोरदार प्रयास किया। उनके ही प्रयास से सन 1829 ईस्वी में सरकार ने विधवा विवाह को वैध घोषित किया। धार्मिक क्षेत्र में तत्कालीन समय में बहुदेववाद, रूढ़िप्रियता, अंधविश्वास, उत्कर्ष प्रथा, शैव, शाक्त, वैष्णव आदि मतवाद का जोर था। सभी अपने अपने देवों की श्रेष्ठता सिद्ध करने में लगे हुए थे। अंग्रेजों द्वारा देश की राजनीति पर प्रभुत्व जमाने के बाद ईसाई धर्म प्रचारकों के कार्य में तेजी आई। हिंदू धर्म की आडंबर प्रियता, संकीर्णता, फूट आदि की आलोचना कर ये भारतीय नवयुवकों को अपनी ओर आकर्षित करने लगे थे। बहुत से नवयुवकों को ईसाई धर्म प्रचारकों की बात अच्छी लगी और उन्होंने मत को अपनाया। किंतु इसी समय भारतीय समाज सुधारकों में भी चेतना आई। अपने धर्म को नए दृष्टिकोण से देखने का प्रयास किया। एक नया धार्मिक आंदोलन प्रारंभ हुआ। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1928 ईस्वी में की थी। प्रार्थना समाज, जिसकी स्थापना 1863 ईस्वी में केशव चंद्र सेन ने किया था। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद तथा आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा चल रहा था। आंदोलन द्वारा धार्मिक रूढ़ि, सती प्रथा, जाति पाति के विरोध, मूर्ति पूजा, अवतारवाद पर विश्वास मिटाने का प्रयत्न किया गया। शिक्षा के प्रचार पर जोर दिया गया। मजदूरों तथा स्त्रियों की शिक्षा पर ध्यान दिया गया और इस प्रकार समाज में नव जागरण की लहर फैलने लगी। हम साहित्यिक पृष्ठभूमि पर विचार करेंगे। भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना के साथ स्थिति में परिवर्तन आया। ब्रिटिश शक्ति के सामने देसी राज्य टिक नहीं सके। सभी एक एक कर पराधीन होते गए। कवियों का राज्याश्रय भी समाप्त होने लगा। कवि राजाओं के विलास को छोड़कर जनता के संपर्क में आने लगे और परिणामतः जन साहित्य का प्रणयन शुरू हुआ। सन 1800 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। सन 1817 में राजा राम मोहन राय के प्रयत्न से हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई। धीरे धीरे देश के कई भागों में कॉलेज की स्थापना हुई। 1817 ईस्वी में कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी तथा सन 1856 ईस्वी में बम्बई में एल्फिंस्टन कॉलेज की स्थापना हुई। कविता के क्षेत्र में कवियों ने अतीत व वर्तमान दोनों को स्थान दिया। कवियों ने एक और कबीर, सूर और तुलसी के अनुकरण पर उपदेशात्मक
भक्तिपूर्ण रचनाएं की तो साथ ही बिहारी और मतीराम के अनुकरण पर श्रृंगारपूर्ण रचनाएं भी की। दूसरी ओर वर्तमान स्थिति से प्रभावित राष्ट्र प्रेम एवं सामाजिक यथार्थ से परिपूर्ण रचनाएं भी की गई। इस काल की कविता जनजीवन के साथ अपना पग मिलाने लगी। जनता की अभिरुचि एवं प्रचार की सुविधा के लिए कविता में विभिन्न छंदों का प्रयोग किया गया। लोकगीत, कजली, खेमटा, ठुमरी, गजल, होली, चैती, बिरहा, लावनी आदि छंदों में लिखे गए। धीरे धीरे खड़ी बोली पद्य का आंदोलन प्रारंभ हुआ। कुछ लोगों ने परंपरा अनुकूल ब्रज भाषा का पक्ष लिया तो कुछ लोगों ने नवीन दृष्टिकोण को लेकर खड़ी बोली की ओर बढ़े। इस प्रकार यह आंदोलन सन 1887 ईस्वी से सन 1890 ईस्वी तक चले। ब्रज भाषा के पक्षधरों में प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी आदि थे, तो वहीं खड़ी बोली के पक्ष में अयोध्या प्रसाद खत्री, श्रीधर पाठक आदि प्रमुख थे। खड़ी बोली पद्य रचना की क्षण परंपरा खुसरो की मुकरियों और कबीर के दोहों से शुरू होती है और आधुनिक काल तक पूर्ण विकास में परिणत होती है। तो ये थी भारतेंदु युग की साहित्यिक पृष्ठभूमि। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।